Hello, good morning to all of you. Hello Gopal, नमस्ते to all of you. ठीक है। अब आज हम अपनी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। उसके पहले देखो अनअकैडमी। नमस्ते गोपाल। देखो आज अनअकैडमी एक चैंपियनशिप स्टार्ट कर रहा है और ये 24 मई से स्टार्ट होगी बीपीएससी के लिए। तो इसमें कुल 5 टेस्ट होंगे, तो इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो आज की हमारी टॉपिक रहेगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वी आर टॉकिंग अबाउट मर्टिर्स ऑफ वॉरियर्स ऑफ इंडिया। जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास में भी कहा था कि जैसे भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस, तो उसी सीरीज में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये जनरल सा इंट्रोडक्शन है और ये आप जानते ही हो। एक मैं डिस्कस करूंगा जीएस पेपर 2 ऑन दी अनअकैडमी प्लस। ये 2 जून से स्टार्ट होगा और इसमें ये मैं पेपर डिस्कस करूंगा 62, 63, 64। ठीक है। और जितना भी मेंस का पेपर होगा पेपर 2 में, इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस टेक, ज्योग्राफी, ये सब मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है। ये एक जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, और एक पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल की इवनिंग में चली रही है प्लस पे। अब आते हैं हम आज के मुद्दे पे। जो हमारा मुद्दा है, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इन द इंडियन हिस्ट्री। यह भारत के इतिहास की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। ठीक है। अब ये कैसी टॉपिक है भाई? ठीक है। अब ये टॉपिक है कुछ इस तरीके की। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को तो हर कोई जानता होगा। इनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, देखते हैं कि क्या इनकी स्टोरी है और उसी से हम आगे बढ़ेंगे कहानी में। ठीक है। चलो देखते हैं। और इस क्लास में भी वैसा ही इंटरेस्ट आने वाला है जैसा कि हमारे पिछले क्लास में आया था। पिछले क्लास में भी ऐसा ही इंटरेस्ट था भगत सिंह वाले में। यहाँ भी कुछ हम ऐसी इंटरेस्ट की बातें करेंगे। ठीक है। अच्छा, चलो चलते हैं टॉपिक के ऊपर। चलो, अब जैसा कि मैंने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, इनके बारे में हमें क्या जानना चाहिए? नेताजी के बारे में हमें क्या जानना चाहिए, जरा देखते हैं। देखो, नेताजी के बारे में जो हमें बात दिखाई देती है, इनका जन्म पहले देखते हैं, पहले बायोग्राफी दिखाई देते हैं। इसके पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि देखो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक का क्या महत्व है। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और हम एग्जामिनेशन और इंटरेस्ट दोनों बना के चलेंगे। यहाँ पे हमने लिखा है नेताजी के बारे में, तो हम इस दोनों मुद्दे के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं। हेलो अंजलि। वी विल टॉक अबाउट, चलो जल्दी जल्दी आ जाओ सारे लोग। वी विल टॉक अबाउट, देखो इनकी 2 बुक्स दिखाई देती हैं, उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा महत्वपूर्ण है। देखना, दिख रहा है बुक्स। एक है एन इंडियन, गुड मॉर्निंग अंजलि, एन इंडियन पिलग्रिम। एन इंडियन पिलग्रिम, पिलग्रिम मतलब होता है कि एक धर्म यात्री। ठीक है, तीर्थ यात्रा पे जाने वाला। एन इंडियन पिलग्रिम, ये सुभाष चंद्र बोस की ऑटोबायोग्राफी है। एग्जाम में पूछा जाता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑटोबायोग्राफी है ये, मतलब जीवनी है, आत्मकथा है। इट इज, हेलो गौरव, इट इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ सुभाष चंद्र बोस। इसको रिमेंबर कर लेना। एन इंडियन पिलग्रिम, वो अपने बारे में खुद ही लिखते हैं। एन इंडियन, गुड मॉर्निंग गौरव, एन इंडियन पिलग्रिम, वो अपने बारे में खुद ही लिखते हैं। ठीक है। और उनकी दूसरी जो किताब है, सेकेंड जो बुक है, इसको आप कहीं लिख भी सकते हो, द इंडियन स्ट्रगल। द इंडियन स्ट्रगल, इसमें स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में उन्होंने बातें की हैं। द इंडियन स्ट्रगल, 2 किताबें याद रखनी है। एन इंडियन पिलग्रिम, दैट इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ सुभाष चंद्र बोस।
नेताजी की ये ऑटोबायोग्राफी है और नेताजी ने इसे खुद ही लिखा है, समझ रहे हो, नेताजी ने इसे खुद ही लिखा है। और द इंडियन स्ट्रगल, यह भारत के स्वतंत्रता संघर्ष की कहानी है, ठीक है। अब इनके बारे में एक ओवरव्यू मैं दे दूं कि बोस साहब की जीवनी कैसे है, थोड़ा सा हम पहले आते हैं। देखो, बोस साहब का जन्म, अब जो सुभाष है, इनका जन्म कहाँ हो रहा है, किसी को पता है तो बताए कमेंट बॉक्स में। डू यू नो वेयर ही बोर्न? सुभाष चंद्र बोस कहाँ जन्मे थे, बताओ जरा फटाफट, कहाँ जन्मे थे? वेरी गुड गोपाल, वेरी गुड, कटक, वेरी गुड, कटक में जन्मे थे, ठीक है, कटक में। अब ये कटक कहाँ का हिस्सा है? उड़ीसा, उड़ीसा, ये उड़ीसा का वर्तमान में है। बट ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, अंग्रेजों के समय यह जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा था, ये एक ही में था। ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, बंगाल, उड़ीसा एंड बिहार ये एक ही में था। जब बाद में रीऑर्गेनाइजेशन हुआ स्टेट्स का, तो इसको अलग अलग किया गया, ये पहले एक ही में था। ही वाज बोर्न इन कटक। और देखो, जब ये बॉर्न हुए थे तो जनवरी 1897 का समय है। देखो, जब तक परिस्थिति नहीं समझ में आएगी तब तक कोई भी चीज नहीं समझ पाओगे। इनका जन्म हुआ है, दिख रहा है सबको, 1897, ये इनका बर्थ है। 1897 में, जनवरी 1897 में बर्थ है इनका, ठीक है। और इनकी जो फैमिली है, एक रिच फैमिली है, रिच, एक धनी फैमिली है। और इनके जो पिताजी हैं, फादर जानकी नाथ बोस, अब नाम याद रहे ना रहे कोई मतलब नहीं है, आ रहा है समझ में? देयर इज नो नेसेसिटी टू रिमेंबर ऑल दीज डिटेल्स, बस आपको ये याद रखना है कि माहौल क्या था, ठीक है। जानकी नाथ बोस, अब इनका क्या था कि देखो, ये खुद ही अंग्रेजों के लॉयल थे, लॉयल टू ब्रिटिश। मतलब उस जमाने में ऐसा चला करता था कि जितने भी अच्छे और रिच फैमिली के लोग हैं, वह अंग्रेजों के लॉयल रहते थे, ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग बात देखना कि अपनी ऑटोबायोग्राफी में कैसे वो बात करते हैं, ठीक है। यहां तक तो समझ में आ गया। हेलो प्रतीक्षा, गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो अब देखना कि कटक में एक रिच फैमिली में जानकी नाथ बोस के घर एक बच्चे का जन्म हुआ है और उसका नाम रखा जाता है सुभाष। किसी को नहीं पता है कि आगे चल के यही बच्चा करोड़ों लोगों का सदियों तक प्रेरित करने वाला एक व्यक्तित्व बनेगा। ही वॉज नेशनल हीरो एंड टिल येट ही इज नेशनल हीरो एंड ही विल बी नेशनल हीरो। उस समय भी नेशनल हीरो थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। जब 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 भारत का इतिहास लिखा जाएगा, तब तक सुभाष चंद्र बोस की कहानियां हमारे सामने आती रहेंगी। व्हाट अ पर्सनालिटी ही वाज, कमाल का कैरेक्टर है उनका। अभी हम उस पर चर्चा करते हैं। तो अब जन्म हो गया है 1897 में, मैं कह रहा था, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, हम स्लाइड्स पे आएंगे लेकिन थोड़ा सा भूमिका बना ले, ठीक है। पहले जान तो लो परिस्थिति क्या है। अब ये समय है, मैं बात कर रहा हूं 1897 का। यहां इसको मिटाने के बाद हम फिर से लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ समय क्या है 1897। सबको आ रहा है समझ में? 1897। देखो, हमें ऐसा पढ़ाई करना है कि हमें एग्जाम के हिसाब से भी तो फायदा मिले, आ रहा है समझ में? पॉइंट टू पॉइंट बातें होनी चाहिए। ही बॉर्न इन 1897। और कोई बताएगा कि इतिहास में इसी समय एक और भी बड़े पर्सनालिटी का काम चल रहा है। इन हिस्ट्री दैट पीरियड इज वेरी फेमस। ये पीरियड जो है, नमस्ते धीरज, नमस्ते, वेलकम टू ऑल ऑफ यू, ठीक है, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक है। दिन की शुरुआत एक महान व्यक्तित्व के साथ करते हैं। और देखो क्या होता है जब हम अपनी स्टूडेंट लाइफ में होते हैं ना, हेलो प्रतीक्षा, नमस्कार, ठीक है। जब हम अपनी स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो हमें किसी की अच्छी स्टोरी पढ़ो, चाहे हेलो हेलो अंजू, देखो अच्छी स्टोरी मतलब रानी लक्ष्मीबाई की पढ़ लिया, या मान लो भगत सिंह की कहानियां पढ़ ली, या किसी भी ऐसी पर्सनालिटी का जो हमें इंस्पायर करे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, प्रेरक कहानियां बोलते हैं, इंस्पिरेशन, जिससे कि हमें जिंदगी में लड़ने की प्रेरणा मिलती है, ठीक है। हमारे अंदर की निराशा खत्म हो जाती है। इफ यू लर्न, अभी मैं बताऊंगा, जो हमारे भीतर का डर है ना, वी आर ऑल्सो फ्राइटनिंग समवेयर। हम भी तो कहीं डरते रहते हैं, कभी एग्जाम से डरते हैं,
कभी अपने कैरियर को लेकर डरते रहते हैं, कभी हम अपनी जिंदगी की एक्सपेक्टेशन से डरते रहते हैं, कुछ ना कुछ डर लगा रहता है। आज कोविड का डर लगा हुआ है कि व्हेन इट विल बी एंडेड, नो वन नोस, कोई नहीं जानता है। तो हेलो प्रीति, ठीक है। तो अब देखो यहाँ की जो सर्कमस्टेंसेस हैं, जरा उसको समझ लेते हैं तो हमें समझ में आएगा कि माहौल क्या है, ठीक है, परिस्थितियां। 1800, गुड मॉर्निंग प्रीति, 1897 की परिस्थिति क्या है, जब तक वो नहीं समझोगे ना तब तक मेकिंग ऑफ द बोस नहीं समझ में आएगा। द मेकिंग ऑफ नेताजी आ रहा है समझ में। जब परिस्थिति समझोगे, हर एक व्यक्ति की परिस्थितियां ही उसके व्यक्तित्व, उसके चरित्र का निर्माण करती है। सर्कमस्टेंसेस एंड विल पावर। अब उसी परिस्थिति में किसी का विल पावर कमजोर होता है तो बिखर जाता है, चुनौतियां आती हैं तो अवसर में भी वो बदलती हैं। हेलो रमेश, हेलो शालिनी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम इन दिस क्लास, ठीक है। तो 1897 की परिस्थिति क्या है देखना। इस समय भारत में एक परिस्थिति है और वो है प्लेग नाम का रोग फैला हुआ है। सुना है प्लेग? प्लेग नाम का रोग फैला हुआ है, प्लेग। और इसकी वजह से लाखों लोग मर रहे हैं। मिलियंस वर डाइड, मिलियंस वर डाइड। दिख रहा है ना सबको? बस ये समझ लेना कि लाखों लोग मर रहे हैं प्लेग की वजह से, ठीक है। इसी बीच में भूखमरी भी हो रही है, सीवियर फेमाइन। मैं भारत की परिस्थितियां बता रहा हूं, ये अंग्रेजों की देन है। अच्छा, कभी सोचा है क्या कि ये फेमाइन में और ड्रॉट में क्या फर्क है? ड्रॉट मतलब होता है सूखा, ड्रॉट मतलब होता है सूखा, और इसका मतलब होता है फेमाइन का मतलब अकाल, अकाल, अकाल। इट इज, ड्रॉट जो होता है नेचुरल होता है। देखो हम मौसम को तो नहीं रोक सकते ना, बरसात होगी कि नहीं होगी। वी कांट कंट्रोल आवर एनवायरमेंट, वी कांट कंट्रोल क्लाउड्स, ठीक है। मॉनसून, हम मॉनसून को नहीं कर सकते। लेकिन ये अकाल क्या है? अकाल वो है कि जिस साल अनाज बढ़िया हो, कम से कम उस साल तो आप बफर स्टॉक रख सकते हो। इफ when there is good production of the food grains, you must stock it as a buffer stock for the future use in the terms of scarcity। जब कमी होगी तो इसका यूज कर लोगे, ठीक है। हमारे यहाँ शुरू से ऐसा होता रहा है, गुड मॉर्निंग गीता, ठीक है। हमारे यहाँ शुरू से ऐसा होता रहा है कि भारत में सूखा तो पड़ता था लेकिन अकाल नहीं पड़ता था। जब से ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसने भारत के अनाज को भारत की जमीन में नील बोना शुरू कर दिया। देखना क्या होगा, भारत में वो क्या बोना शुरू कर देंगे? कॉटन, कॉटन की खेती करेंगे, इंडिगो की खेती करेंगे, इंडिगो की खेती करेंगे, अफीम की खेती करेंगे, ओपियम मैंने लिखा है, ओपियम की खेती करेंगे। और इसकी वजह से क्या होगा? हेलो पवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। इसकी वजह से क्या होगा? यहां अकाल क्यों आता है? फूड स्कार्सिटी के कारण। फूड स्कार्सिटी दिख रहा है ना सबको? अगर ना दिखे तो लिख देना कि सर थोड़ा साफ साफ लिखिए, ठीक है। गुड मॉर्निंग गीता, गुड मॉर्निंग पवन, ठीक है। दिख रहा होगा सबको, अगर ना दिखे तो तुरंत बता देना, ठीक है। हमारी क्लास एकदम रियल वाली चल रही है, ये मत सोचना। नमस्ते गीता, ठीक है। ये मत सोचना कि नहीं नहीं बोलते नहीं है, बाद में बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। चलो, मैं ये कह रहा था कि ये जो फेमाइन है, अकाल है, और ये जो ड्रॉट है, देखो हम सूखे को नहीं रोक सकते हैं। वी कैनॉट कंट्रोल ड्रॉट बिकॉज इट इज नेचुरल। हम सूखे को नहीं रोक सकते हैं क्योंकि वो तो पड़ेगा ही। मौसम भारत का ऐसा ही है, बरसात कभी अधिक होगी और कभी कम होगी। हाँ हाँ बिल्कुल गौरव, वो जो क्लास है ना हमारी, वो प्लस पे चलती है। वो जो पॉलिटिकल साइंस वाली वेस्टर्न वाली क्लास है ना, वेस्टर्न थॉट कर रहे हैं, जिसको हम रात में कर रहे थे। और अभी क्या कर रहे हैं? मॉडर्न इंडिया के सेगमेंट को पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि स्पेशल की क्लास है ये। तो स्पेशल में हम एक एक सेगमेंट उठाते हैं और इससे आपको जानकारी लगती है कि टीचर आपको कैसे पढ़ाएगा, ठीक है। हाउ विल यू लर्न ऑल दीज थिंग्स फॉर योर एग्जामिनेशन। मैंने कहा कि मेरी जो पढ़ाने की स्टाइल होगी, ओके गौरव, वो आपको मेंस के लिए भी बहुत सारा ज्ञान देगी, ठीक है। और
इससे आपकी समझ विकसित होगी एंड देन यू विल राइट योर आंसर्स। ठीक है, ओके गीता, ठीक है। और कौन आ गया? राहुल, वेलकम राहुल। ठीक है, चलो, तो हम फेमाइन की बात कर रहे थे। अंग्रेज अनाज बचा के नहीं रखते थे, अंग्रेज अनाज बचा के नहीं रखते थे, और देखो यहाँ पे फूड क्राइसिस हो जाएगी। अच्छा बताओ, जब खेतों में अनाज नहीं बोओगे, यहाँ क्या होगा? फूड तो है नहीं, फूड ग्रेन्स तो है नहीं, गेहूं चावल नहीं बोओगे। ओके राहुल, अगर आप फूड नहीं उगाओगे, कल्टीवेशन नहीं करोगे, इफ यू आर नॉट कल्टीवेटिंग फूड ग्रेन्स, व्हीट, राइस एंड पल्सेस एंड मिलेट्स, अगर आप ये सब नहीं बोओगे तो भाई फूड क्राइसिस होगी ना। लेकिन अंग्रेजों को इससे क्या लेना देना था? तो इसी अकाल की वजह से लोगों की अकाल मृत्यु होने लगी, सडन डेथ। आ रहा है समझ में? अनप्रेसिडेंटेड डेथ ड्यू टू फेमाइन। और ये मिसमैनेजमेंट था। देखो, जब देश आजाद हो गया तो अभी भारत में अकाल मृत्यु नहीं होती है। आफ्टर द इंडिपेंडेंस what we have seen, hello Anjali, good morning, what we have seen till yet nowadays in the independent India, there is no death due to scarcity. good morning Anjali, कि अब एक चीज समझना कि किसी की भी डेथ भूखमरी से भारत में नहीं होती। अगर हो भी गई तो सरकार चिंतित होती है। हाँ बिल्कुल गौरव, भूखमरी है, लेकिन अंग्रेजों जैसी नहीं है। आज की डेट में बात ठीक कह रहे हो कि भूखमरी है। आज की डेट में अगर मान लो, मैं एक बात कह रहा हूं, 5,000 लोग अगर भूखमरी से मरते होंगे तो उस जमाने में 5 लाख लोग मरते थे। दैट इज डिफरेंस। और ये तो केवल भूखमरी की बात मैं कर रहा हूं। वहां पे लोगों को फांसी चढ़ा दिया जाता था, लोगों को कितने लोगों का की तो सूचना ही नहीं मिलती थी। सो वी आर लिविंग इन इंडिपेंडेंट इंडिया। देखो क्या होगा इन इंडिपेंडेंट इंडिया नाउअडेज, इफ समवन विल डाई ड्यू टू स्टारवेशन, अगर आज की डेट में कोई भूखमरी से मर जाए तो मीडिया है, दुनिया भर के हमारे, हेलो आदित्य गुड मॉर्निंग, दुनिया भर की हमारी संस्थाएं हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, सामाजिक संगठन है, वो तुरंत आंदोलन स्टार्ट कर देंगे। आ रहा है समझ में? ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस विल स्टार्टेड, गुड मॉर्निंग आदित्य, ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस विल स्टार्टेड प्रोटेस्ट। हम आम जनता के रूप में, हमारे पास सोशल मीडिया की ताकत है, तो हम इसको फैलाना शुरू कर देंगे। आज की डेट में सोशल मीडिया या ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, ये एक ऐसे माध्यम है जिसको, हाँ गौरव अब समझ में आ रहा होगा, गीता ठीक बात है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आजकल जो सोशल मीडिया है वो बहुत स्ट्रांग है। तो आज की डेट में अगर लोकतांत्रिक भारत में कोई भूखमरी से इतना भी मर जाता है ना, तो कितना बवाल हो जाता है। मान लो कि यहां अंग्रेजों का शासन होता और इसी दौरान में कोविड फैल जाता, कोविड-19, तो क्या होता? लोग कहते कि इट्स ओके, अगर 2-3 हजार लोग मर ही गए तो इतनी क्या आफत है, उतना तो एक शहर में हम मार डालते हैं। बिलीव मी, why we are panicking nowadays due to COVID-19, because we are living in an independent India. So welfare of common people is the concern of Indian government. मैं फिर से हिंदी में रिपीट कर रहा हूं इसे, ठीक है ना? हाँ गौरव, मतलब ये है कि जो अंग्रेज अगर उस समय थे तो कंसर्न नहीं देते, वो आज भी होते तो हमारी चिंता नहीं करते। आज की सरकार में कोई मरता है तो दुनिया भर की चिंताएं आ जाती हैं। हेलो साहब, ठीक है, वेलकम, गुड मॉर्निंग। तो मैं ये कह रहा हूं, देखो इस जो क्लास होगी ना हमारी, इसको बहुत कूल माइंडेड होके देखना। कुछ ना समझ में आए तो पूछ लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, आ रहा है समझ में? इससे बुद्धि का विकास होगा। दैट इज वाई आई एम ट्राइंग टू, मैं ऐसी कोशिश कर रहा हूं कि पढ़ाई आपके लिए इंटरेस्टिंग बने, बोझिल ना लगे। स्टडी विल बिकम अ पॉइंट ऑफ जॉय, नॉट द बर्डन। मेरा मोटो यही है कि आपका जो अध्ययन हो वो मजा आना चाहिए। अगर इंटरेस्ट ही नहीं पैदा होगा तो फैक्ट्स कब तक याद रखोगे भाइयों? ठीक है, इट इज द पॉइंट। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ब्रिटिश अपने मतलब की बात करते थे और आज हम भारतीयों की सरकार है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट्स विथ वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये अपने आप में सिद्ध करता है, हमारा संविधान वी द पीपल से स्टार्ट होता है कि हमारी देश की व्यवस्था भारत के नागरिकों की बात करेगी। ठीक है, कमिंग टू द पॉइंट, तो फेमाइन समझ गए होंगे। फेमाइन मतलब मिसमैनेजमेंट ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन। ठीक है धीरज, वेरी गुड, समझ में आ रहा है। तो अगर आपको समझ में आता रहे तो थम्स अप लगाते रहो, न समझ में आए तो सवाल पूछते रहो। ठीक है, ये काम करते हो। ठीक है, वेरी गुड।
इट मीन्स दैट ऑल ऑफ यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जो मैं समझाना चाहता हूं वो आप एग्जैक्टली समझ रहे हो। वेरी गुड, वेरी गुड। लॉट ऑफ दी थम्स अप कमिंग हियर। ओके, तो फेमाइन की बात मैं कर रहा था। फेमाइन एक ये कैसी है, मैन मेड है, ये अंग्रेजों ने बनाई थी, मैन मेड। और ड्रॉट नेचुरल होती है। तो उस जमाने में क्या फैला हुआ था, मैं थोड़ा स्लाइड साफ कर देता हूं इरेज करके। हेलो अदिति, गुड मॉर्निंग। हम इरेज कर देते हैं। अब आते हैं फिर से 1897 में। व्हेन सुभाष चंद्र बोस वाज बोर्न देयर वाज ए सीवियर कंडीशन इन इंडिया ड्यू टू ब्रिटिश रूल। 1897 एक ऐसा समय है जिस समय इंडिया की स्थिति कैसी थी जरा समझते हैं। टोटल पॉपुलेशन लगभग 30 करोड़ के आसपास था। देखना जरा, 30 करोड़, आबादी कम थी। भारत में पॉपुलेशन क्यों बढ़ गई, इसका मैं कारण बता दे रहा हूं। भारत में पॉपुलेशन इसलिए बढ़ गई, इवन सुभाष चंद्र बोस के घर में भी अगर देखा जाए, एससी बोस के घर में भी, तो ये कुल 14 भाई बहन थे, 14 चिल्ड्रन। अब अंदाजा लगाओ, 14 चिल्ड्रन के घर में थे इनको लेके। अब भारत में आबादी क्यों बढ़ गई? गुड मॉर्निंग अदिति। भारत में आबादी क्यों बढ़ गई, कभी सोचा ऐसा? वाई इंडिया इज अ पॉपुलस कंट्री, सेकंड पॉपुलस कंट्री? इसका मैं एक तार्किक रीजन बताता हूं, एक मैं फैक्चुअल या साइंटिफिक रीजन बताता हूं, ठीक है। भारत में एक शब्द यूज करते हैं, पॉपुलेशन। ओके, इट मीन्स दैट ऑल ऑफ यू आर गेटिंग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट। भारत में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्यों हो गई? बहुत आसान, ये यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न, आ रहा है समझ में? तो अगर कॉन्सेप्ट नहीं स्ट्रांग होंगे, सत्यम गुड मॉर्निंग, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बीपीएससी एनी पीसीएस एग्जाम और फॉर द यूपीएससी, तो मैं कह रहा हूं कि एक बार टॉप की पढ़ाई कर लो, अपने आप सारे एग्जाम निकल जाएंगे, ठीक है। एक बार, गुड मॉर्निंग सत्यम, एक बार अगर आपने टॉप की पढ़ाई कर ली तो बाकी एग्जाम अपने आप निकल जाएंगे, ठीक है। तो हम उस टॉप को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब देखना, अब और एक और बात याद रखना कि अगर पहले क्या होता था कि जैसे बीपीएससी का एग्जाम होता था या जैसे यूपी पीसीएस का एग्जाम होता था, तो इसमें दिक्कत क्या होती थी कि बहुत सारे फैक्चुअल पॉइंट्स पूछ लिए जाते थे एसएससी के अंदाज के, इस तरीके के एसएससी के अंदाज के, ठीक है, या वन ईयर के जो एग्जाम होता है, ठीक है। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द पीपल दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी they appeared in the BPSC और UPPCS as well. Nowadays, क्योंकि यूपीएससी के चेयरमैन, मैं बता रहा हूं फैक्चुअल डिटेल, जिनको नहीं पता है वो याद रखें, और ऐसी जानकारियों के लिए जो लोग मुझे फॉलो नहीं करते हैं वो फॉलो करते रहें, ज्ञान का भंडार बढ़ेगा आपका, ठीक है। ठीक है, चलो, तो मैं ये कह रहा था कि एसएससी और यूपीएससी में क्या फर्क है। तो देखो, एसएससी का एग्जाम थोड़ा फैक्चुअल होता है, ठीक है, और यहाँ पे जीएस का कोई रोल नहीं है। एक चीज याद रखना, भारत के जितने छोटे एग्जाम है वहां पे जीएस का रोल नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर, जो बड़े एग्जाम है भारत के, आईएएस पीसीएस, वहां पे जीएस की ही प्रायोरिटी है, क्योंकि यहाँ सोचने का काम होता है। आ रहा है समझ में? आप डीएम बनोगे, एसडीएम बनोगे, डिप्टी एसपी बनोगे, एसपी बनोगे, होल डिस्ट्रिक्ट विल बी अंडर यू। तो अगर आपके अंदर वो सोचने की काबिलियत नहीं होगी, हेलो पल्लवी, अगर आपके अंदर सोचने की काबिलियत नहीं होगी तो आप बिल्कुल टिक नहीं पाओगे, काम नहीं कर पाओगे। अगर आपको ये बात समझ में आ रही हो तो तुरंत थम्स अप बनाओ, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, नमस्ते। अब मैं कह रहा था कि यूपीएससी के चेयरमैन अरविंद सक्सेना ने सभी आयोगों, जो राज्य आयोग हैं, बीपीएससी, राजस्थान, यूपी, जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं, उनके साथ, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू, ठीक है, उनके साथ एक बैठक की, और बैठक में ये कहा क्योंकि पीसीएस और आईएएस में बहुत बड़ा अंतर आ जा रहा है, तो इसलिए इसको इक्वल किया जाए, इक्वल किया जाए। ये पिछले साल की बैठक है, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू, ठीक है, ये पिछले साल की बैठक है। अरविंद सक्सेना हेल्ड अ मीटिंग विथ ऑल द पब्लिक सर्विस कमीशन की इसको बराबरी पे किया जाए, जिससे कि आईएएस और पीसीएस अधिकारियों में बराबरी का भाव हो। क्योंकि जो आईएएस काडर का अधिकारी होता है ना, वो पीसीएस को कुछ समझता नहीं है, क्योंकि उसकी एग्जाम की प्रक्रिया कठिन होती है, और पीसीएस का अधिकारी थोड़ा कमजोर होता है, तो इसको बराबरी पे लाने की बात की गई है, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि पॉपुलेशन क्यों इंक्रीज कर गया, बहुत सिंपल सा रीजन था, क्योंकि देखना, अब जरा हम चलते हैं बिफोर इंडिपेंडेंस, बिफोर इंडिपेंडेंस, बिफोर इंडिपेंडेंस चलते हैं। उस समय क्या थी,
ये जो डेथ रेट थी, इकोनॉमी में पढ़ते हो, मैं जब डिस्कस करूंगा प्लस की क्लासेस में और स्पेशल पे भी, तो आपको पता लगेगा एक्चुअल में, ठीक है। डेथ रेट जो थी हाई थी, और जो बर्थ रेट थी, बर्थ रेट, अब डेथ रेट हाई है तो लोग बर्थ रेट भी हाई रखेंगे। आ रहा है समझ में कि कोई बच्चा जिएगा कि नहीं। जैसे मान लो 14 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, तो उसमें तो 3-4 बच पाते थे। हैव यू हर्ड इट, आपने सुना है कभी? किसी पूर्वज से पूछो कि उनके घर में अगर 10, 12, 15 बच्चे हैं, तो जो एकदम से जनसंख्या क्यों बढ़ गई? क्योंकि बच्चे अधिक डेथ को हो जाते थे। जब देश आजाद हो गया, इंडिपेंडेंस मिल गई, आफ्टर द इंडिपेंडेंस, तो अब क्या हो गया है, डेथ रेट लो है, ये लो हो गई है, इसलिए बर्थ रेट भी लो हो रही है धीरे धीरे। वी आर मूविंग इन अ स्लो कंडीशन। तो उस समय की स्थिति क्या है? उस समय की स्थिति दिख रहा है ना कि जनसंख्या 30 करोड़ है, रुकी हुई है क्योंकि बहुत सारे लोग की डेथ हो जा रही है। अब आते हैं बोस साहब पे। तो बोस साहब का क्या मसला है, समझ में आ रहा है ना पूरी परिस्थिति? बने रहोगे तो जानकारियां दिखेंगी, ठीक है। अब 1897 में चलते हैं और कटक में चलते हैं। इनका जन्म हुआ है कटक में, और उस समय की परिस्थिति क्या है? प्लेग आया हुआ है पूरे भारत में, प्लेग से लोग मर रहे हैं, प्लेग से मर रहे हैं भारत में लोग, फेमाइन से मर रहे हैं, फेमाइन से मर रहे हैं, ठीक है। हाई डेथ रेट है, देखो इसीलिए मैं बता रहा था हाई डेथ रेट है, हाई डेथ रेट है, ठीक है। जो पीजेंट्स हैं, पीजेंट्स की स्थिति क्या है? किसानों की स्थिति है पैथेटिक। पीजेंट्स पैथेटिक, किसानों की स्थिति क्या है? पैथेटिक है। ये सब प्रश्न पूछते हैं, ये केवल मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं। किसानों की स्थिति पैथेटिक है, भारत में भुखमरी की स्थिति है, ठीक है। लोग हैरान परेशान है। इसी बीच में दूसरा पॉइंट में लिख रहा हूं कि 1897 में एक संस्था गठित होती है जिसका नाम है रामकृष्ण परमहंस मिशन। किसने बनाया था? फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो, रामकृष्ण परमहंस मिशन, परमहंस मिशन। इसकी स्थापना किसने की थी? वेरी गुड गोपाल, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। उस समय विवेकानंद लौटे हुए थे शिकागो से, और वो बड़ा फेमस थे। ही वॉज यूथ आइकन एट दैट टाइम एंड व्हेन ही रिटर्न बैक फ्रॉम शिकागो। तो जब 1897 में, अभी ये बचपन में ही हैं, बचपन से ही इनकी एक समस्या थी। जो बोस थे, इनकी क्या समस्या थी ये मैं लिख रहा हूं, और ये मैं खुद से नहीं बता रहा हूं। इनकी जो आत्मकथा है ना, आत्मकथा, क्या नाम है इसका? अभी बताया था मैंने क्लास की शुरुआत में, ऑटोबायोग्राफी ऑफ बोस। इन्होंने खुद लिखी है, बताना जरा फटाफट, बताना, देखें याद है कि नहीं। ऑटोबायोग्राफी ऑफ सुभाष चंद्र बोस। क्लास की शुरुआत में ही मैंने कहा था कि इनकी आत्मकथा का नाम क्या है, याद आ रहा है? देखो मैं फिर से लिख रहा हूं, इसको बिल्कुल याद कर लेना। एन इंडियन पिलग्रिम, एन इंडियन पिलग्रिम, एन इंडियन पिलग्रिम। वेरी गुड गोपाल, एन इंडियन पिलग्रिम, ये इनकी आत्मकथा है, ठीक है। तो आत्मकथा में ये क्या लिखते हैं कि ये बचपन में बहुत डरते थे, फियरफुल थे, इनको बड़ा डर लगता था। भूत से डर लगता था, अंधेरे से डर लगता था, जीव जंतुओं से डर लगता था, कुत्तों से डर लगता था, बिल्ली से डर लगता था। ही वॉज वेरी फ्राइटेंड, ही एक्सेप्टेड इन हिज बुक। देखो ये लोग इतने ईमानदार थे कि उन परिस्थितियों को भी साफ साफ स्वीकार कर लेते थे। इनको बहुत डर लगता था बचपन में, ठीक है। दूसरी बात कि इनके घर में बहुत सारे बच्चे थे, 14 चिल्ड्रेन। तो ये कैसे हो गए? इंट्रोवर्ट हो गए, क्योंकि इनकी माँ बाप से बात कम कम ही होती थी, तो अंतर्मुखी कहते हैं, इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट, बहुत ही शाई नेचर के हो गए, शर्मीले हो गए, शाई। अब बड़ा आश्चर्य नहीं लग रहा है कि सुभाष चंद्र बोस वाज वंस अ शाई पर्सनालिटी, एन इंट्रोवर्ट, एक अंतर्मुखी व्यक्ति थे, एक शर्मीले से व्यक्तित्व थे सुभाष चंद्र बोस। अब बड़ा आश्चर्य नहीं लगता है? क्यों? तो ये अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि बचपन में यह किससे प्रभावित थे? यह विवेकानंद जी से प्रभावित थे। विवेकानंद, विवेकानंद से इन्होंने सीखा कि हाउ टू गेट अवे फ्रॉम फियर। इन्होंने ये सीखा कि ये फियर को दूर कैसे किया जाए, ठीक है। और विवेकानंद से ये प्रभावित भी थे, ठीक है।
आ रहा है समझ में? तो यहां तक की तो कहानी आ गई समझ में, ठीक है। अब देखना, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब इनका जैसे जैसे विकास होगा, अब ये सोचो जब ये 12-13 साल की उम्र तक हैं, ओनली इन द एज ऑफ 12 और 13 ईयर्स, तो केवल इतनी ही उम्र में इनको बहुत सारी बातें पढ़ने लगते हैं। देखो, ये इंडियंस के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। केवल इनकी उम्र कितनी है? केवल है मान लो 13 साल के आसपास, 13 ईयर्स। 13 साल में एससी बोस वो सोच रहे हैं जो कोई 13 साल का सामान्य बच्चा नहीं सोच सकता। इफ यू वांट टू कंपेयर, यू कैन कंपेयर विथ भगत सिंह। भगत सिंह भी ऐसे ही थे, कम उम्र में बड़ी बड़ी बातें सोच रहे हैं। इनके कोई बहुत ज्यादा फैमिली में कोई है नहीं, बहुत बातचीत नहीं होती है इनकी, क्योंकि पेरेंट्स ध्यान भी नहीं दे पाते। जिनकी फैमिली में 14 बच्चे हो तो ध्यान देना तो संभव नहीं है। हेलो काशू, ठीक है। हियर इज, तो 13 साल की उम्र में ये बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं। अब कौन सी बड़ी बड़ी बातें हैं भाई? देखो, बड़ा आश्चर्य है। नेशनैलिटी, नेशनैलिटी, राष्ट्रीयता की बात करते हैं, समझ रहे हो? ये राष्ट्रीयता की बात करते हैं। यह ब्रिटिश रूल के बारे में सोचते हैं, ब्रिटिश मिस रूल या ब्रिटिश मिस रूल के बारे में सोचते हैं। तीसरी बात, यह इक्वालिटी के बारे में सोचते हैं। बताओ, कमाल की बात है। जिस समय बच्चे पोगो चैनल और वीडियो गेम देखते हैं और पोगो चैनल देखते हैं, उस जमाने में ये व्हाट ही वाज डूइंग, ही वाज डूइंग, he was thinking about the equality, he was thinking about the discrimination। भेदभाव के बारे में सोचते हैं कि किस तरीके से अंग्रेजों ने इस देश को लूटा है, किस तरीके से उन्होंने भेदभाव किया है। और यही वजह है कि जब वो थोड़े से यंग होते हैं तो उनकी एडमिशन होती है प्रेसिडेंसी कॉलेज में। प्रेसिडेंसी कॉलेज में जब वो यंग होते हैं तो प्रेसिडेंसी कॉलेज में, हेलो बलवंत, हेलो सोनाली, वेलकम, गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो प्रेसिडेंसी कॉलेज में जब उनका एडमिशन होता है सुभाष चंद्र बोस का, तो यहां से उनको एक्सपेल्ड कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां भी वो उसी काम में लग जाते हैं। प्रेसिडेंसी कॉलेज में वो एक ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप के अंदर में वो क्या करते हैं? नेशनलिज्म की बातें करते हैं, अंग्रेजों का विरोध करते हैं, घेराव करते हैं। ही वॉज अ ब्रिलियंट पर्सन। अब इसकी वजह से उनकी फैमिली मेंबर्स को ऐसा लगता है कि बच्चा बिगड़ गया है। वो सुना है गाना, माँ का लाडला बिगड़ गया, ठीक है। सो देयर वाज अ सीरियस कंसर्न अबाउट द सुभाष चंद्र बोस इन द माइंड्स ऑफ हिज पेरेंट्स। उनके जो अभिभावक हैं, तो देखो, बच्चा चाहे चाहे वो गांधी हो, चाहे मुकेश अंबानी हो, कोई भी हो, माँ बाप के लिए हमेशा वो बच्चा ही रहेगा। आ रहा है समझ में? तो हमारे लिए भले वो सुभाष चंद्र बोस बने, लेकिन माँ बाप के लिए तो सामान्य से बच्चे थे। माँ बाप चाहते थे कि नौकरी कर ले, वो अपनी जिंदगी बेहतर बना ले। इनके जो एल्डर ब्रदर थे, देखना, अब कॉलेज से तो इनको निकाल दिया गया, एक्सपेल्ड। अब बताओ, इनको कॉलेज से निकाल दिया गया, प्रेसिडेंसी कॉलेज से निकाल दिया गया। क्यों भाई? क्योंकि यह नेशनलिस्ट एक्टिविटीज में आ गए थे, घेराव करते थे। ही स्टार्टेड घेराव, धरना, प्रदर्शन, एंड दैट इज वाई एक्सपेल्ड। आ रहा है? ये सारी डिटेल बहुत महत्वपूर्ण है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। मैं एक अंडरस्टैंडिंग बना रहा हूं। फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो वर्ल्ड वॉर छिड़ गया। कब? 1914 से लेके 1919 तक ये पीरियड है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अच्छा, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छिड़ गया तो इनके भाई रहते थे इंग्लैंड में, ठीक है। इंग्लैंड में इनके एल्डर ब्रदर थे, ध्यान देना, एल्डर ब्रदर। और वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे। इंटरेस्टिंग है ना? His elder brother preparing for the imperial civil service। हम अगले पन्ने पे आते हैं। His elder brother preparing for the civil service। उनके जो एल्डर ब्रदर हैं, ठीक है, वो आईसीएस की तैयारी कर रहे हैं। आईसीएस का फुल फॉर्म क्या था? इंडियन नहीं है, इंपीरियल है। इंपीरियल मतलब क्या होता है? इंपीरियल मतलब कि साम्राज्यवादी ऐसा देश जो अपने क्षेत्र का विस्तार बल प्रयोग करके करे। एक्सपेंशन बाय फोर्स, अपार विच एक्सपेंडेड बाय फोर्स। हेलो सुमन,
एक्सपेंशन बाय फोर्स, बल का प्रयोग करके जो ताकत अपना विस्तार करे। तो अंग्रेज तो ऐसे ही थे ना, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट सीधे रूल करने लगी। ब्रिटिश पार्लियामेंट सीधे रूल करने लगी। नमस्कार, नमस्कार सुमन। तो देखो, मैं ये कह रहा था कि अब सुभाष चंद्र बोस को भी इन्होंने कहा कि देखो तुम आ जाओ यहाँ पे और तुम भी तैयारी शुरू करो, क्योंकि घर के लोग तुमको लेके बहुत चिंतित हो रहे हैं। और इसी बीच में इनके पिताजी ने चैलेंज कर दिया, क्योंकि बच्चा तो भटक रहा है, बच्चा तो भटक रहा है। जानकीनाथ बोस चैलेंज सुभाष चंद्र बोस। जानकीनाथ बोस ने, अच्छा जो मैं ये बताता हूं उसको ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। जानकीनाथ बोस ने चैलेंज कर दिया सुभाष चंद्र बोस को कि तुम जानबूझ के ये सब कर रहे हो जिससे पढ़ना ना पड़े। यू आर वीक इन स्टडीज एंड दैट इज वाई यू आर ट्राइंग टू हाइड। आ रहा है समझ में? और यही कारण था कि उन्होंने चैलेंज दिया कि अगर तुम्हारे अंदर, तो उन्होंने कहा नहीं पिताजी ऐसी बात तो नहीं है। हेलो अंकिता, गुड मॉर्निंग। He said, no, father, it is not the case. I am not interested in such suppressive studies. मैं इस तरीके की पढ़ाई में कतई विश्वास नहीं रखता हूं, अंग्रेजों की पढ़ाई में कतई विश्वास नहीं रख सकता हूं जो भेदभाव कर रही है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा बेटा, बातें बहुत बना रहे हो, अगर तुम्हारे अंदर इतना ही काबिलियत है जिसकी तुम बढ़ चढ़ के बात कर रहे हो, जैसे नहीं फादर और मदर कई बार हमारे साथ कह देते हैं, तो क्यों नहीं आईसीएस निकाल लेते? हिम्मत हो तो आईसीएस निकाल के दिखाओ। उन्होंने कहा कि पिताजी चैलेंज ना करो, क्योंकि मेरे लिए ये चुटकियों का खेल है। इट्स अ पॉइंट ऑफ मैटर, आई विल क्लियर दिस एग्जाम, ठीक है। और बताओ, आश्चर्य की बात है कि इन्होंने 7 से 8 महीने की तैयारी में ये आईसीएस एग्जाम को टॉप कर लिया। अंग्रेजों की होश उड़ गई, उनकी बेइज्जती भी हो गई, तो उन्होंने इनको 4th रैंक दे दिया। आ रहा है समझ में? जिससे बेइज्जती ना हो, क्योंकि उनको ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि कोई भारतीय टॉप करे इस एग्जाम को। और ये एग्जाम क्यों कठिन था? ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस तो बहुत आसान है भाई। Nowadays we are living in an independent India. हम तो पेपर भी बोलते हैं आसान करो, सीसेट हटा दो, सब हटा दो। अरे हाँ बिल्कुल धीरज, वेरी गुड, ठीक है। रिजाइन कर दिया था उन्होंने 1921 में, 1-1.5 साल की नौकरी के बाद रिजाइन कर दिया, उस पर भी आ रहा है। देन व्हेन ही ज्वाइंड सिविल सर्विस, तो देखो उस जमाने में सिलेबस बड़ा कठिन था। सिलेबस क्यों कठिन था? क्योंकि ग्रीक लैटिन जो लैंग्वेज थी इसकी पढ़ाई करनी थी, फिर यूरोप का इतिहास और ज्योग्राफी और ये सब समझना था, ब्रिटिश इंग्लिश का प्रयोग करना था, और फिर ये एग्जाम सेंटर क्या होगा? इंग्लैंड होगा। इट इज वेरी कोल्ड, इंग्लैंड। अब जैसे ठंडी में देखा है हाथ चलता ही नहीं है, आपका अंतिम समय पे सेंटर चेंज कर दिया जाए, कहा जाए कि पीसीएस का एग्जाम इटली में होगा, देन यू विल बी फ्राइटेंड। केवल इस वजह से एंजाइटी में आ जाओगे। तो दैट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट। नहीं, पीटी मेंस नहीं था, यह शुरू हुआ 1979 में। ये जो प्री मेंस का पद्धति था, प्री मेंस और इंटरव्यू, ये सब कब शुरू हुआ? ये सब शुरू हुआ 1979 में कोठारी समिति की रिपोर्ट पे। आ रहा है समझ में? ये और निबंध 1994 से स्टार्ट हुआ था यूपीएससी में, ठीक है, गॉट इट। और देखना, इसके पहले सीधे मेंस होता था, सीधे मेंस। आ रहा है समझ में? सीधे मेंस और उसके बाद इंटरव्यू दो। जब बहुत सारे एस्पिरेंट्स आने लगे तो उसमें प्री लगा दिया गया। प्रिलिमिनरी एग्जाम इज ए स्क्रूटनी, छांटने का एग्जाम है। हाँ बिल्कुल। ट्रेनिंग में क्या होता था? ट्रेनिंग में तलवार चलाए जाते थे, हॉर्स राइडिंग होता था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एसएन बनर्जी, जिनको भारत में सिविल सर्विसेज सुधार का जन्मदाता माना जाता है, हम अपने मॉडर्न इंडिया के सिलेबस में पढ़ेंगे। एसएन बनर्जी, इनको इसीलिए निकाल दिया गया था, व्हाइल इन ट्रेनिंग ही फेल डाउन फ्रॉम दी हॉर्स, घोड़े से गिर गए थे, और इसी वजह से इनको सिविल सर्विस से निकाल दिया गया। निकालने का बहाना चाहिए था, ठीक है। तो अब देखो बोस साहब बन गए हैं क्या? अब वो बन गए हैं एक तरीके से आईसीएस बन गए हैं। 1-1.5 साल बाद वो रिजाइन कर देंगे। उनको करीब से अंग्रेजों को जानने का मौका लगा, और पिताजी भी आश्चर्य में थे। हिज फादर वाज अमेज्ड बिकॉज विद इन 7-8 months ही क्रैक्ड द एग्जाम। और एक मजेदार बात बता रहा हूं, 2-3 घटनाएं हुई उनके साथ जो विश्व प्रसिद्ध है, कि जब वो इंटरव्यू बोर्ड में गए तो उनसे सवाल पूछा गया कि ऐसा बताओ कि एक छोटे से
रिंग में, मान लो ये रिंग बनाते हैं, एक छोटे से रिंग में अगर सुभाष चंद्र बोस को निकलना हो तो कैसे निकलेगा? एससी बोस ने एक कागज का टुकड़ा लिया, पेपर, व्हाट अ प्रेजेंस ऑफ माइंड ही हैड, एक पेपर लिया और उस पे अपना नाम लिखा और इस रिंग से पास कर दिया। नाउअडेज आपने सुना होगा कि टिल येट यूपीएससी पर्सनालिटी टेस्ट, या आप बीपीएससी का भी इंटरव्यू दोगे या यूपीपीसीएस का भी दोगे, कहीं का इंटरव्यू दोगे, पर्सनालिटी टेस्ट जिसे कहते हैं, तो उसमें आपसे सिचुएशनल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रेजेंस ऑफ माइंड का प्रयोग आपको करना होगा, अदरवाइज आपके नंबर कम हो जाएंगे। तो उन्होंने ये प्रेजेंस ऑफ माइंड दिया। मेंस में एक सवाल पूछा गया था, इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मेंस में एक सवाल पूछा गया था और सवाल क्या था कि ब्रिटिश पॉलिसीज को बताओ, अंग्रेजों की पॉलिसीज को एग्जामिन करो। आज भी पूछते हैं ना कि ब्रिटिश पॉलिसीज को बताओ। उन्होंने बस इतना ही तो लिखा था पेपर में, केवल इतना ही तो लिखा था कि डिवाइड एंड रूल, आधा लाइन, आधा लाइन। आज भी यूपीएससी क्या करती है, कहती है कि क्वांटिटी डज नॉट मैटर, अल्टीमेटली मैटर इज क्वालिटी। यूपीएससी आज भी कहती है कि ज्यादा लिखने से यूनिवर्सिटी तरीके के एग्जाम में, हेलो प्रीनो, ठीक है, यूनिवर्सिटी तरीके के एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो मार्क्स कैसे मिलेंगे? शॉर्ट लिखने से। यही सब करके वो टॉप किए थे। आ रहा है समझ में? अब मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। 1956 में, समझना सुभाष चंद्र बोस की हैसियत, यू मस्ट नो हु वाज सुभाष चंद्र बोस। 1956 में एक व्यक्ति है जिसका नाम है क्लीमेंट एटली। कौन है ये, जरा बता दो, देखें तो। क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली कौन है ये? क्लीमेंट एटली यह ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था, ब्रिटिश पीएम था जब देश आजाद हुआ। यस यस गोपाल, ब्रिटिश पीएम व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। तो ये ब्रिटिश पीएम था और 1956 में ये इंडिया आया। इसे पूछा गया, इसे क्वेश्चन पूछा गया, हाँ बिल्कुल धीरज, इंडिपेंडेंस के समय यही था और ये लेबर पार्टी का था। लेबर पार्टी, ये सब एग्जाम में पूछते हैं, लेबर पार्टी का था, ठीक है। और ये 1956 में भारत आया था विजिट करने के लिए और इसे एक सवाल पूछा गया, एक क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाई ब्रिटिशर्स गेव इंडिपेंडेंस टू इंडिया। तो इसने कहा था कि हम गांधी के कारण देश को आजाद हमने नहीं किया था, हमने किसी संघर्ष के कारण नहीं किया था। हो सकता है कि वो थोड़ा गांधी जी को कम करके दिखा रहा हो, लेकिन इसने कहा कि हमें एक व्यक्ति से बहुत डर था और वो था सुभाष चंद्र बोस। दैट वाज द कंडीशन कि क्लीमेंट एटली ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस एक अलायंस बना रहे थे जर्मनी के साथ, जापान के साथ, और यह हमारे लिए खतरा पैदा कर रहा था। वो आजाद हिंद फौज लेके भारत की सीमाओं तक चले आए थे, अंडमान निकोबार तक आजाद हिंद फौज की सेनाएं चली आई थी। आजाद हिंद फौज, around 2 lakhs military personals came to Andaman Nicobar, and that is why British government frightened, because there was a grand alliance of Japan, Germany and Subhash Chandra Bose. मैं एक और घटना बताता हूं, सारी चीजें समझ जाओगे कि इनकी स्टेटस कैसी है। जब अंग्रेजों ने इनको, ठीक है, कौन से ईयर में, कौन सा, क्या कह रहे हो, कौन से ईयर में धीरज, क्या पूछ रहे हो? एक बार क्लियरली पूछना, कौन से ईयर में क्या? अच्छा, फौज, जो आजाद हिंद फौज थी, एक्चुअल में इसको रास बिहारी बोस और मोहनलाल ने 1942 में ही बना लिया था। रास बिहारी बोस और मोहनलाल, ये दो लोग थे। जापान में इसको बना लिया गया था, बाद में इसी का प्रेसिडेंट बना दिया गया सुभाष चंद्र बोस को, क्योंकि उन लोगों को समझ ही में नहीं आ रहा था कि इन सैनिकों का क्या करना है। ये वही सैनिक थे, they were the sepoys, they fought battle against the जापान ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर। ये वही लोग थे जिन्होंने जापान के खिलाफ लड़ाई की थी और हमारे ही लोग थे, भारतीय थे, जिनको अंग्रेजों ने लड़ने के लिए भेजा था। तो जापान ने 1.5 लाख सैनिकों को बंदी बनाया हुआ था और उन्हीं को रास बिहारी बोस ने और मोहनलाल ने एक संगठन बना लिया था, ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी जैसा। एंड देन जब सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया गया तो आजाद हिंद फौज की स्ट्रेंथ बढ़ गई, बिकॉज ही वॉज जीनियस, ब्रेनो थे। आ रहा है समझ में? जब जर्मनी में गए सुभाष चंद्र बोस, तो जर्मनी में उन्होंने एक संगठन बना लिया, याद रखना ये सब, एक संगठन बना लिया, इंडियन लेजियन। ये सब एग्जाम में पूछ लेते हैं, जब हम डिटेल में अनअकैडमी प्लस के कोर्सेज में पढ़ेंगे। इंडियन लेजियन,
इंडियन लेजियन। पूछते हैं कहाँ बनाया था, जर्मनी में बनाया था, ठीक है, जर्मनी में बनाया था, ठीक है। और देखो इनकी हैसियत, सिंगापुर में इन्होंने एग्जाइल्ड गवर्नमेंट बना लिया था। एग्जाइल्ड गवर्नमेंट का मतलब होता है निर्वासित सरकार, मतलब देश के बाहर चलने वाली सरकार। आ रहा है समझ में? और मैं एक चीज बता रहा हूं कि एक बार जब ये जर्मनी गए तो जर्मनी में उस समय कौन था, फटाफट जरा आंसर देना कमेंट बॉक्स में कि हु वर इन द जर्मनी ड्यूरिंग दैट टाइम। जब ये जर्मनी गए थे तो उस समय जर्मनी में कौन रूल कर रहा था? अगर आपको पता हो तो फटाफट बताएं कमेंट बॉक्स में। यू मस्ट गिव मी आंसर। कौन जर्मनी में था, कौन जर्मनी में रूल कर रहा था, बताना जरा, बताना कौन रूल कर रहा था। एग्जैक्टली गौरव, हिटलर, ठीक बात है। यहां पे था जर्मनी में, ये था हिटलर, एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर, इसने अलग आतंक मचा रखा था पूरी दुनिया में। अंग्रेज तो इससे कुछ ज्यादा ही डरते थे। विंस्टन चर्चिल वॉज फ्राइटेंड फ्रॉम एडोल्फ हिटलर। यहाँ पे है हिटलर। आपने वो मूवी देखी है क्या, मिस्टर इंडिया? डू यू सी दिस मूवी? हेलो आयुषी, गुड मॉर्निंग, ठीक है। वो मूवी देखी है क्या आपने, मिस्टर इंडिया? उसमें एक अमरीश पुरी ने एक कैरेक्टर निभाया है, उसका नाम है, जो वो हे मोगैम्बो कहता है ना जब विलेन बना है, तो हे मोगैम्बो का जो कॉन्सेप्ट लिया गया था, यस, हे मोगैम्बो का जो कॉन्सेप्ट लिया गया था वह हिटलर से लिया गया था, क्योंकि इससे मिलने के लिए लोग ऐसे बोलते थे, हे हे फ्यूरर, फ्यूरर, हे फ्यूरर। फ्यूरर मतलब होता है सुप्रीम लीडर, सुप्रीम लीडर। लोग घुटने के बल बैठ जाते थे इसके सामने। इसका रूल था, जो भी हिटलर से मिलेगा वो इस सेंटेंस का यूज करेगा, हे फ्यूरर। गेटिंग इट? हे फ्यूरर। और यही कॉन्सेप्ट मिस्टर इंडिया में दिखाया गया। हे मोगैम्बो कहते हैं ऐसे लोग, है ना? ठीक है, समझ गए कहां से तार जुड़े होते हैं। खैर, तो अब देखना क्या होगा। जर्मनी में देखो अंग्रेजों ने बंदी बना लिया था सुभाष चंद्र बोस, कैप्टिव्ड इन 1940। 1940 में सुभाष चंद्र बोस को, हेलो नीरज, नजर बंद कर लिया गया। सुभाष चंद्र बोस को नजर बंद कर लिया अंग्रेजों ने, क्योंकि उनकी गतिविधियां बढ़ती जा रही थी। 1941 में 1941 में जो सुभाष चंद्र बोस थे वह देश छोड़ के भाग निकलते हैं। मतलब कि सोचो, अंग्रेजी सेना उन्हें नजरबंद किए हुए है, क्या ब्रिलियंट इंसान है, और वो भेष बदल के भाग निकलते हैं। he ran away from this country with a courage, with a bravery, with a mindset, and he impersonated himself। उन्होंने एक नकली पासपोर्ट बना लिया था, एक नकली पासपोर्ट बना लिया था ऑरलैंडो के नाम से। और वो फोटो देखोगे बिल्कुल पहचान ही नहीं पाओगे। व्हाट अ मैन ही वाज। ऑरलैंडो, ये नाम पूछ देता है भाई कि कौन से पासपोर्ट पे वो गए थे। ऑरलैंडो, ऑरलैंडो के पासपोर्ट पे गए थे। यहां से वो निकल के चले जाते हैं अफगानिस्तान, अफगानिस्तान जाते हैं, अफगानिस्तान से वो जर्मनी जाते हैं, और जर्मनी से वो रशिया जाते हैं। ये रूट दिख रहा है, जर्मनी से वो रशिया जाते हैं। मजा आ रहा है? आर यू एंजॉइंग दिस क्लास? मैं वो चीज बता रहा हूं, देखो फैक्ट्स भी हो रही हैं और कहानी भी पता लग रही है। तो मैं बहुत एक इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं, सुनते रहना, बहुत मजा आएगा। यहां जब जर्मनी में वो पहुंचते हैं सुभाष चंद्र बोस, तो यहां पे मुलाकात होगी एससी बोस और किसकी, हिटलर की। एक मीटिंग होगी, एक मीटिंग होगी, यहां पे एक मीटिंग होगी, मीटिंग हेल्ड बिटवीन एससी बोस एंड हिटलर। अब मजे की बात देखना कि जो हिटलर है, इसका जो फॉरेन मिनिस्टर है, इसका जो फॉरेन मिनिस्टर है, इसका नाम है रिबेनट्रॉप। इसका नाम है रिबेनट्रॉप। ना भी याद रखो, ये सब बेकार बातें हैं, बस कहानी सुनना, ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूं, ठीक है। रिबेनट्रॉप वाज फॉरेन मिनिस्टर, ही अरेंज्ड मीटिंग। एससी बोस जाके रिबेनट्रॉप से मिलते हैं और कहते हैं कि एक बार मुझे हिटलर से मिलवाओ, क्योंकि मैं अंग्रेजों को हराना चाहता हूं। मैं पूरी दुनिया से अंग्रेजों को हराना चाहता हूं, और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। दैट इज द पॉलिसी। If you want to defeat enemy, then make sure friendship with his enemy। आ रहा है समझ में? अगर आप दुश्मन को हराना चाहते हो तो दुश्मन के साथ दोस्ती कर लो। ये फिलॉसफी के साथ पहुंच जाते हैं सुभाष चंद्र बोस। कहां पे पहुंच गए वो? यहां
जर्मनी। अब देखो, रिबेनट्रॉप ने सुभाष चंद्र बोस से कहा था, रिबेनट्रॉप ने सुभाष चंद्र बोस से कहा था कि हिटलर के सामने आप झुक के ऐसे कहना, हे फ्यूरर, ऐसे हाथ कर लेना, हे फ्यूरर, एंड यू मस्ट बो डाउन योर हेड, अपना सर झुका लेना, क्योंकि हिटलर को यह पसंद नहीं है कि कोई उनसे आंख मिलाए। तो इन्होंने बस कुछ बोल नहीं रहे थे, बस हाँ हाँ कर रहे थे। ही गेव अफर्मेटिव साइन, कहते हैं हाँ हाँ कर दूंगा, कोई बात नहीं, तुम मिलाओ तो एक बार। व्हेन हिटलर एंटर्ड इन द रूम, पहले तो हिटलर ने मिलने से मना कर दिया कि ये कौन आ गया है, मैं बड़ी बड़ी सरकारों से नहीं मिलता, विंस्टन चर्चिल से नहीं मिलता, और मैं एक छोटे से अदना से व्यक्ति से मिलूं। जैसे तैसे करके रिबेनट्रॉप ने कन्विंस किया एंड हिटलर एग्रीड टू मीट विथ सुभाष चंद्र बोस। अब जब सुभाष चंद्र बोस और हिटलर की मुलाकात होती है, मजेदार बात देखना, तो यह न उसको हे फ्यूरर कहते हैं और न ही अपने घुटनों के बल बैठते हैं और न ही नजरें झुकाते हैं। He suddenly said, "Hello, hello, Mr. Hitler. I am Subhash Chandra Bose from India." अब ये सुन के हिटलर एकदम से अमेज्ड हो जाता है कि ये कौन है जो पहली बार मुझे हाथ मिला रहा है, मेरे से हाथ आगे बढ़ा रहा है। हिटलर हाथ आगे नहीं बढ़ाता है और वो एक चेतावनी देता है, जैसा होता है ना, सावधान। वो कहता है कि हु द हेल आर यू, यू आर ए इंफीरियर पर्सन ऑफ इंडिया, एंड मैं जब चाहूं तब तुम्हें चुटकियों में मार सकता हूं। सुभाष चंद्र बोस बिना डरे हुए कहते हैं, बिना डरे हुए कहते हैं, ये वही बच्चा है जो बचपन में कभी डरा करता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इंसान का व्यक्तित्व तो परिवर्तित होता रहता है। ड्यूरिंग द चाइल्डहुड he was fearful of darkness, he was fearful of animals, but when he become in the mature phase, when he become warrior, he left all these fear from his life। उन्होंने अपनी जिंदगी से सब कुछ छोड़ दिया। जब मुलाकात होती है हिटलर और सुभाष चंद्र बोस की, तो वो कहते हैं कि मिस्टर हिटलर, सेम गिवन बाय ब्रिटिश एम्पायर टू मी एंड आई एम हियर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। वो कहते हैं कि मिस्टर हिटलर, सेम धमकी अंग्रेजी सरकार ने दी थी और मैं इसके बावजूद भी आपके सामने खड़ा हूं, तो आप ये समझ लो कि आपका भी सपना कभी पूरा नहीं होगा। सुभाष चंद्र बोस कोई चींटी नहीं है जिसे मसल दोगे। आ रहा है? अब बताओ, एक अकेला व्यक्ति, कमाल का साहस है, एक अकेला व्यक्ति जर्मनी में खड़ा है जिससे पूरी दुनिया डर रही है, एडोल्फ हिटलर, और उसके सामने इस तरीके की बातचीत कर रहा है। हिटलर एकदम आश्चर्यचकित है एंड हिटलर खड़ा होता है और वो कहता है, नाइस टू मीट यू मिस्टर सुभाष चंद्र बोस, नाउ वी आर फ्रेंड्स। वो कहता है कि मिस्टर सुभाष चंद्र बोस, आज से ये हिटलर महान, आज से हिटलर तुम्हारा दोस्त बनता है। मैं अपनी जिंदगी में पहली बार अपने ही जैसे किसी व्यक्ति से मिला हूं। यू आर द रियल लॉयन। और ये कोई काल्पनिक कहानी मैं नहीं बता रहा हूं, दीज आर द डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल इन द हिस्ट्री ऑफ जर्मनी। ये जर्मनी के इतिहास में लिखा गया, ये कोई हवाई बात नहीं है। तो सोचो, कमाल का साहस होगा। तो मैं अगर कहता हूं, इसी बात पे जरा लाइक लगाओ सुभाष चंद्र बोस जी के लिए, ठीक है। He was patriot, he was real leader। और मेरा तो ये मानना है कि अगर सुभाष चंद्र बोस जी सफल हो गए होते, अगर नेताजी सफल हो गए होते, तो हमारे भारत का इतिहास कुछ दूसरा ही होता। क्यों? आ रहा है कि नहीं? तो उनके जैसा वॉरियरनेस हमें बहुत ही इतिहास में कम देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखो कि ये यहां से सारी चीजें ऑर्गेनाइज करते हैं, हिटलर की सहायता लेते हैं, जापान की सहायता लेते हैं। किस लिए लेते हैं? इसलिए नहीं कि वो हिटलर का समर्थन कर रहे हैं। ही वांटेड टू डिफीट ब्रिटिश एम्पायर। इनका मानना है, ये गीता के उस सिद्धांत पे चलते हैं। गीता का सिद्धांत क्या कहता है? गीता का सिद्धांत क्या कहता है कि सठे साठ्यम समाचरित। इफ यू वांट टू डिफीट एनिमी, यू मस्ट डू वायलेंस। अगर आपको शत्रु को समाप्त करना है तो कभी कभी वायलेंस भी, हिंसा भी करनी पड़ती है। कभी कभी शत्रु के शत्रु को भी मित्र बनाना पड़ता है। तो आ रहा है समझ में? इतनी सारी शानदार बातें करते हुए ये आजाद हिंद फौज का गठन कर लेते हैं। अब बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस की उस जिंदगी के पहलू को जिसको सबसे अधिक डिबेट किया जाता है, वो है गांधी वर्सेस सुभाष चंद्र बोस। गांधी वर्सेस सुभाष चंद्र बोस। अब इसमें क्या इश्यू है? इसमें इशू ये आता है, हेलो प्रियंका, लिटिल बिट यू आर लेट। हमारी क्लासेस 10 बजे शुरू होती हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, आप कल से टाइम पे आ जाना, ठीक है।
चलो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मजा आ रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं क्लास में, बताओ, कुछ सीख रहे हो कि नहीं, अच्छी बात है, ठीक है। इस स्टोरी को देखो, मैं बुकिश स्टाइल में नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा भी रहा हूं और एकदम मजेदार तरीके से, ठीक है, ताकि, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल धीरज। और इसीलिए मैं कहता हूं कि देखो, आप क्या करो कि अनअकैडमी ने प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, अनअकैडमी प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म फॉर अस फॉर द इंटरेक्शन, ठीक है। ओके रमेश, और देखो क्या है, ओके अंजलि, मैं यही कह रहा हूं कि ये जानकारियां उन बच्चों, अपने दोस्तों तक भी दो, ताकि वीडियोस को शेयर करो जिससे उन तक भी जानकारी लगे। देखो, हमारा उद्देश्य क्या है कि भारत के उन कोनों कोनों तक में भी ज्ञान जाए, अनअकैडमी का यही उद्देश्य है ना, जहां तक अच्छे टीचर्स नहीं पहुंच पाते थे। मोस्टली व्हेन आई केम टू दिल्ली फ्रॉम ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, मैं जब छोटे एक डिस्ट्रिक्ट से, ग्रामीण परिवेश से, व्हेन आई केम टू दिल्ली, तो एकदम डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस थी। समझते समझते ही काफी समय लगा, आ रहा है समझ में, कि कौन सी चीजें, कौन सा मटेरियल, कौन सा ज्ञान अच्छा होता है हमारी जिंदगी के लिए। तो रिमेंबर इट, नाउ इट इज वी आर कनेक्टिंग वन पर्सन टू अनदर पर्सन, इंफॉर्मेशन शेयरिंग का जमाना है। तो जो लोग मुझे फॉलो नहीं करते हैं, वो बेटर नोटिफिकेशन के लिए मुझे फॉलो करें, प्रोफाइल पे जाके फॉलो बटन दबाएं, प्लस अपने दोस्तों से वीडियो शेयर करो, आपस में डिबेट करो, सेम टॉपिक के ऊपर लेक्चर सुनो, डिबेट करो, प्लस वाली क्लासेस लो। अब तो अनअकैडमी पे सारे बेस्ट टीचर आ रहे हैं, ठीक है। नो नीड टू ज्वाइन एनी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट, समझ रहे हो, एक से एक ज्ञान मिलेगा, मजा आ जाएगा आपको। चलो, अब हम आते हैं कहां पे, सुभाष चंद्र बोस के ऊपर। हेलो सम्राट। तो अब सुभाष चंद्र बोस जी की बात करते हैं। अब गांधी वर्सेस, महात्मा गांधी वर्सेस सुभाष चंद्र बोस जी को देखते हैं। इनका क्या इशू है, लोग कहते हैं कि इनका आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, बिल्कुल सही है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, बिल्कुल आइडियोलॉजी का डिफरेंस है, विचारों का मतभेद है। देखो, ये हमारी स्पेशल की क्लास है, तो हम हर एक एंगल पर डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन जब प्लस पे मैं कोर्स स्टार्ट करूंगा, तो इसके हर फैक्चुअल कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसा कि जो लोग प्लस पे पढ़ते होंगे उन्हें पता भी होगा, जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस की क्लास ले रहा हूं अभी प्लस पे, पेपर भी डिस्कस करूंगा 2 जून से, ठीक है। आंसर राइटिंग फ्रेमिंग बताऊंगा, तो जो लोग प्लस पे कर रहे होंगे वो पॉलिटिकल साइंस वाली क्लास, उनको पता होगा कि हम कैसे पढ़ते हैं, एक एक चीज की बाल की खाल निकालते हैं, ठीक है, हर चीज समझते हैं। ओके गौरव, ठीक है। तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की मैं बात कर रहा था, बिल्कुल गांधी अहिंसावादी थे, और गांधी कई बार ब्रिटिशर्स का सपोर्ट भी कर देते, ये उनकी स्ट्रेटजी थी। गांधीज स्ट्रेटजी वाज समटाइम्स सपोर्ट ब्रिटिशर्स एंड, हेलो नारायणी, समटाइम्स सपोर्ट ब्रिटिशर्स एंड समटाइम रिवर्ट बैक इट। कई बार उनका था कि गांधी का कि सपोर्ट करो और समर्थन छीन लो। सुभाष चंद्र बोस का था कि जी अपोज करना है तो अपोज करो, ये सब नहीं चलेगा। तो वैचारिक मतभेद तो थे, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस तो थे, और इसीलिए जब चुनाव हुआ कांग्रेस प्रेसिडेंट का, व्हेन देयर वाज ए इलेक्शन ऑफ कांग्रेस प्रेसिडेंट, सारी डिटेल बातें हम प्लस वाले में पढ़ेंगे, ठीक है, ये मैं एक ओवरऑल आइडिया बता रहा हूं। तो कांग्रेस में जब चुनाव हुआ, तो गांधी की ओर से कैंडिडेट थे पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने कांग्रेस का इतिहास भी लिखा था आजादी के बाद, फर्स्ट ऑफिशियल हिस्टोरियन, ठीक है। हाँ, क्या करोगे, वेलकम तो करना ही पड़ेगा ना सम्राट क्लास में, ठीक है, ये जेन्युइन क्लास चल रही है। तो जैसे हम लोग ऑफलाइन क्लासेस भी करते हैं, और कोई बच्चा आता है तो हम क्या कहते हैं, हेलो गुड मॉर्निंग, बच्चा भी बोलता है ना, टीचर्स भी बोलते हैं गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो यहाँ भी ऐसा ही चल रहा है, इसीलिए वेलकम किया जा रहा है, ठीक है। वेलकम क्या है, एक ग्रीटिंग्स है, एक गुड जेस्चर है, आ रहा है समझ में, ठीक है, समझ गए, ओके गॉट इट। एक सदव्यवहारी और कर्टसी वाले व्यक्ति का लक्षण है, ठीक है, हमें करना चाहिए, वेरी गुड। चलो, तो कांग्रेस के ये ऑफिशियल हिस्टोरियन भी थे, ठीक है, और गांधी ने इनका सपोर्ट किया था जब इलेक्शन हुआ प्रेसिडेंट का। लेकिन सुभाष चंद्र बोस की प्रसिद्धि बहुत थी, एंड ही वन द कांग्रेस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2 टाइम्स, त्रिपुरी एंड हरिपुरा, त्रिपुरी एंड हरिपुरा, बिल्कुल सम्राट। त्रिपुरी और हरिपुरा के सम्मेलनों में
बोस जीत गए थे और गांधी को ये बहुत बुरा लगा था और गांधी ने कहा कि ऐसा है कि अब मैं कांग्रेस छोड़ दूंगा। बेइज्जती हुई थी कई बार, देखो गांधी बूढ़े हो रहे थे और कई बार उनको गुस्सा भी आ जाता है, जैसे बूढ़े लोगों को नहीं आ जाता है कभी कभी। सो समटाइम्स गांधी वॉज इरिटेटेड व्हेन सुभाष चंद्र बोस बिकम लीडर ऑफ द कांग्रेस, प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। गांधी को बड़ा दुख लगा, गांधी बहुत निराश हुए हैं। और कभी कभी हो जाता है, देखो हर इंसान, समझ रहे हो सम्राट, कभी कभी हो जाता है, हर इंसान हर बार सही डिसीजन नहीं लेता। तो यहां पे देखो क्या होगा। अब इन्होंने धमकी दी कि कांग्रेस छोड़ दूंगा मैं, तो इससे पहले ही सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, रिजाइन दे दिया। ही रिजाइंड। उन्होंने कहा कि देखो गांधी जी का मैं सम्मान करता हूं, देखो कितने बड़े पैट्रियट थे, कितने बड़े देशभक्त थे, और उन्होंने कहा कि आई रेस्पेक्ट महात्मा गांधी, हिज कंट्रीब्यूशन इन द नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल, मैं भी इनसे इंस्पायर्ड रहा हूं, तो मैं रिजाइन करता हूं। और इन्होंने 1939 में रिजाइन कर दिया। इन्होंने एक पार्टी बनाई जिसको कहा गया फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक याद है। और इसी, हाँ ठीक है, 1943 में आईएनए बना दी और ऐसा, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बनाई। और 1941 में इनको देश छोड़ के जाना पड़ा, लेफ्ट कंट्री। देश इसलिए छोड़ के जाना पड़ा क्योंकि अंग्रेजों ने इन्हें बंदी बना लिया था, जो मैंने कहानी बताई थी, हिटलर से मुलाकात हुई थी, ठीक बात है, वेरी गुड, ठीक है। तो फॉरवर्ड आरएसएस तो किसने बनाई है आरएसएस, बताना। हेडगेवार साहब ने नागपुर में बनाया है, ठीक है, हेडगेवार साहब ने नागपुर में बनाया है। हाँ ठीक है, हेडगेवार साहब ने नागपुर में बनाया है 1925 में, ठीक है। चलो वो सब हम पढ़ेंगे। तो फॉरवर्ड ब्लॉक बना दिया। फिर इन्होंने क्या किया, अब जब ये चले गए विदेश में, तो सिंगापुर रेडियो स्टेशन से इन्होंने क्या किया, देशवासियों को संबोधित किया, सिंगापुर रेडियो स्टेशन से, ठीक है। और इसका टेलीकास्ट किया गया, होता है ना ट्रांसमिशन जिसे कहते हैं, ट्रांसमिशन, गॉट इट, ट्रांसमिशन किया गया, प्रसारण, प्रसारण किया गया। और इस प्रसारण को करने के लिए उषा मेहता नाम की एक महिला क्रांतिकारी थी, उषा मेहता। सब लोग छुप छुप के कर रहे थे, ये ऑल इंडिया रेडियो जैसा नहीं था। ट्रांसमिशन रिलीज्ड बाई उषा मेहता। और यहां पे देखना, जो लोग कहते हैं कि गांधी और सुभाष चंद्र बोस का विरोध बहुत खराब था, जब उन्होंने अपना संबोधन स्टार्ट किया तो लिखा माई रिस्पेक्ट टू फादर ऑफ द नेशन। समझ रहे हो, ये कोई बटरिंग नहीं है, महात्मा गांधी को उन्होंने फादर ऑफ द नेशन कहा, याद रखना। ही फर्स्ट टाइम प्रोनाउंस्ड फादर ऑफ द नेशन। आखिर सुभाष चंद्र बोस कुछ सोच के ही तो कह रहे होंगे ना राष्ट्रपिता। उन्होंने कहा कि मेरी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस आपके साथ है, लेकिन आप ही वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत की जनमानस से डर को हटाया है, उसमें मेरे जैसे युवा भी हैं। ही सेड माई ग्रीटिंग्स एंड माई रेस्पेक्ट टू फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी, आई हैव एन आइडियोलॉजिकल डिफरेंस विथ यू, हाउएवर millions youth inspired by you in the Indian national freedom struggle, so no one can deny your contribution in the Indian national freedom struggle। कोई भी व्यक्ति आजादी की लड़ाई में आपका योगदान को, आपके योगदान को नकार नहीं सकता। तो बताओ, अगर आप गांधी को कहते हो ना कि पता नहीं किसने रख दिया राष्ट्रपिता, अरे भाई आप, ये ऑफिशियल टाइटल नहीं है, सरकार ने नहीं रखा है, इसको सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आप सुभाष चंद्र बोस से होशियार हो तब तो काट दो उनकी बात को, क्यों, और अगर नहीं हो तो मानना तो पड़ेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि इतना बड़ा पेट्रियट उस समय में और इतना बुद्धिमान, इतना काबिल व्यक्ति उस दौर में कोई नहीं था। भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, ये सब के सब बहादुर थे, कमाल के व्यक्ति थे। सुभाष चंद्र बोस के साथ क्या था, बहादुरी के साथ इनका दिमाग बहुत एक्टिव था, इंटरनेशनल रिलेशन में भी आगे थे, अरे समझ में, थोड़े मैच्योर थे। गांधी ने इनको कहा कि आई एक्सेप्टेड यू आर द ग्रेटेस्ट पेट्रियट ऑफ द नेशन। गांधी ने कहा कि तुम्हारे से बड़ा कोई देशभक्त नहीं हो सकता है ना। राजेंद्र प्रसाद भी
किससे हाँ बिल्कुल, देखो राजेंद्र प्रसाद भी जो थे ना वो गांधी से इंस्पायर्ड थे, समझ रहे हो? ठीक है। हाँ देखो, हिस्ट्री क्यों नहीं है सम्राट, इसीलिए मैंने ये टॉपिक्स चुने हैं। आपने गौर किया होगा भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस, मैंने ये टॉपिक क्यों चुना? क्योंकि इतिहास की किताबों में कम लिखा गया है, और उसका रीजन ये है, इसलिए मैंने कहा कि इसको शेयर करो, मुझे फॉलो करो जो लोग नहीं करते हैं। इसका रीजन ये है, मैं बता दे रहा हूं क्लियरली, कि जब देश आजाद हुआ तो कांग्रेस की सरकार बनी। गांधी कहते थे कि आजादी के बाद कांग्रेस को भंग कर दो। गांधी सेड प्लीज डिसमेंटल कांग्रेस आफ्टर द इंडिपेंडेंस, क्योंकि कांग्रेस करप्ट हो जाएगी, लोग अपने स्वार्थ के बारे में सोचेंगे। ये महात्मा गांधी का कथन है भाई। इवन ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस कांग्रेस साइड लाइंड इट। आ रहा है समझ में? हाँ बिल्कुल, और इसीलिए कांग्रेस ने अपने लोगों का तो खूब इतिहास डिटेल में लिखवाया, बाकियों का इतिहास में थोड़ी काट छांट कर दी। आ रहा है समझ में? तो बस यही कहानी है, ठीक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये जानना था। अब लोग कहते हैं कि जी इनकी मृत्यु कैसे हुई। हाँ ठीक है, पूरी कहानी कहनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, अब इंफॉर्मेशन का युग है, हम पूरी कहानी जानेंगे। अब देखो, ऐसा लगा कि सुभाष चंद्र बोस देश में अंग्रेजों का शासन खत्म कर देंगे आजाद हिंद फौज के माध्यम से। देयर वॉज ए हायर पॉसिबिलिटी सुभाष चंद्र बोस वॉज नियर टू फिनिश ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। अंग्रेजों की हालत खराब थी, दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजों की ईंट से ईंट बच चुकी थी, दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजों को बहुत घाटा लगा था। इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 टू 45 ब्रिटिश एम्पायर नियर अबाउट करप्ट, एकदम से नियर अबाउट बैंक करप्ट। क्या हो गई थी? अंग्रेजी सरकार एकदम गिरने के करीब हो गई थी, और उसी बीच में लगता था कि सुभाष चंद्र बोस सबके हेल्प से क्या करेंगे, इस देश में भारतीयों का राज्य स्थापित कर देंगे। उसी बीच में एक घटना होती है, हिटलर सुसाइड कर लेता है। व्हेन हिटलर वाज नियर टू एंड हिज लाइफ, जब वो ऐसा लगा कि अपनी लाइफ के अंत में है, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस जीतने लगे थे, तो उसने सुसाइड कर लिया। जापान के ऊपर नागासाकी और हिरोशिमा में बॉम्ब गिरा दिया गया। आ रहा है समझ में? न्यूक्लियर बॉम्ब। अब जब जापान और जर्मनी दोनों हार गए, तो सुभाष चंद्र बोस के पास इतनी मिलिट्री नहीं थी कि ही कुड डायरेक्टली फाइट विथ ब्रिटिश एम्पायर, तो उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ। अब देखो क्या होगा, बाद में हमें यह सूचना लगी कि ताइवान के प्लेन क्रैश में उनकी डेथ हो गई। प्लेन क्रैश में उनकी डेथ हो गई है ना। अब इसको लेके, ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हिटलर के बारे में पढ़ते हैं हम, ठीक बात है। जर्मनी के बारे में जब पढ़ते हैं तो कि कैसे लोकतंत्र के माध्यम से वो तानाशाह बन गया, हाउ ही बिकम, वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हैं हाउ ही बिकम डिक्टेटर। अब देखो क्या होगा, ताइवान की जिस प्लेन क्रैश की बात की जाती है, 1999 में एक कमेटी बनी थी अटल बिहारी वाजपेयी के समय, मुखर्जी कमेटी, याद रखना, मुखर्जी कमेटी। ही सेड कि ऐसी कोई दुर्घटना हुई ही नहीं थी, देयर वॉज नो सच डेथ। या र्यूमर ज्यादा है, क्योंकि ताइवान की सरकार ने इनकार कर दिया था। चाइनीज गवर्नमेंट क्या था, ऐसा तो सूचना नहीं मिलता सम्राट कि इंडियन लीडर्स ने बोस को पकड़ने के लिए रिक्वेस्ट किया था, लेकिन इसके बारे में अभी हमें कोई खास सूचना नहीं मिलती है। र्यूमर्स ज्यादा हैं, अफवाह ज्यादा है। मैं उन बातों को बता रहा हूं जो कमिटीज ने रिकमेंडेशन दी है, ठीक है, हम अफवाहों पे बात नहीं करेंगे। तो र्यूमर एक उड़ी हुई थी, वो ये थी कि प्लेन क्रैश हो गया। ताइवान की सरकार ने कह दिया कि हमारा तो प्लेन ही नहीं उड़ा था, ठीक है। तो ऐसा माना गया कि सुभाष चंद्र बोस लंबे समय तक गुमनामी बाबा के नाम से जीवित रहे। सुना है ऐसा, गुमनामी बाबा? एंड ही डाइड समवेयर इन 1985। अब वो सामने क्यों नहीं आते थे, यह बहुत रहस्य का विषय है। हाँ गौरव, यह रहस्य का विषय, इट वॉज वेरी मिस्टीरियस why he did not came to came in front of Indian people। तो इसी को लेके आज तक रहस्य बना हुआ है। इसके ऊपर और जांच की जरूरत है, क्योंकि हमें इस बात का हक है कि हम भारत के इस महान वीर के बारे में जाने। वी मस्ट हैव टू नो ग्रेट वॉरियर ऑफ इंडियन सॉइल, मदरलैंड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आज की हमारी कहानी यही थी। आपके पास ये जो स्लाइड दिख रही है,
इसमें वही सब बातें हैं जो मैंने बताई हैं। पूरी कहानी वही है कि कैसे वो आजाद हिंद फौज में जाते हैं, कैसे उनकी डेथ हो जाती है, कौन कौन सी मिस्ट्रीज हैं। आई होप यू विल गेट ऑल योर इंफॉर्मेशन फ्रॉम हियर। इसी के साथ आज हम अपनी बातों को एंड करते हैं। स्टे सेफ, स्टे काम। जो पॉलिटिकल साइंस की प्लस वाली क्लास होगी उसमें रात में मिलेंगे 8 PM पे, 8 to 10। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे काम। नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। कल की क्लास में हम एक और युग पुरुष की बात करेंगे, जयप्रकाश नारायण। ही चेंज द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जयप्रकाश नारायण जी, ही वॉज द फाउंडर ऑफ संपूर्ण क्रांति। कल हम उनकी बात करेंगे। तब तक नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। सब करेंगे सम्राट, लेकिन समय आने पे। नमस्ते।